लीजिए सुनिए रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 16 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बिहारी ने सोचा अब दूर रहने से काम नहीं चलेगा। जैसे भी हो इनके बीच में मुझे भी एक स्थान लेना पड़ेगा। इनमें से कोई भी मुझे नहीं चाहेगा, किंतु फिर भी मुझे रहना ही पड़ेगा। बिहारी आह्वान अभ्यर्थना की परवाह किए बिना ही महेंद्र के व्यूह में प्रवेश करने लगा। एक दिन विनोदनी से बोला, देखो विनोदा भाभी, इस लड़के को पहले तो इसकी माँ ने मिट्टी किया, फिर मित्र ने मिट्टी किया, अब स्त्री मिट्टी कर रही है। कम से कम तुम तो उस गुट में न मिलकर कोई नया रास्ता दिखाओ, दुहाई है तुम्हें। महेंद्र ने कहा, मतलब? बिहारी बोला, मतलब ये कि मुझ जैसे आदमी को, जिसे कोई कभी पूछता तक नहीं। महेंद्र बीच में ही बोल उठा, उसे भले ही मिट्टी कर दो। अरे मिट्टी होने की उम्मीदवारी इतनी आसान नहीं भाई, इतनी आसान नहीं। दरखास्त पेश कर देने से ही काम नहीं बन जाता। विनोदनी ने हंसते हुए कहा, मिट्टी होने लायक शक्ति भी तो चाहिए बिहारी बाबू। बिहारी ने कहा, शक्ति तो भाभी जी अपने गुण से ना हो तो और किसी के हाथ के गुण से भी आ जाती है। एक बार शह देकर आजमाना चाहो तो आजमा सकती हो, बंदा तैयार है। विनोदनी ने कहा, पहले से तैयार होकर आने से कुछ नहीं होता बिहारी बाबू, असावधान रहना पड़ता है। क्यों बहन किरकिरी, ठीक है ना? अपने इन देवर का भार तुम ही ले लो ना अपने ऊपर। आशा ने उसे उंगलियों से धक्का देकर जरा ढकेल दिया। बिहारी ने भी इस मजाक में भाग नहीं लिया। आशा के संबंध में कोई भी मजाक बिहारी को सहन नहीं होगा, इतना विनोदनी जानती थी। किंतु बिहारी आशा की श्रद्धा करता है और विनोदनी को हल्का करना चाहता है, ये बात विनोदनी के चुभ गई। उसने फिर आशा से कहा, तुम्हारा ये भिक्षुक देवर मेरी आड़ में तुम्ही से कुछ चाहता है, कुछ दे भी दो किरकिरी। आशा बहुत ही झुंझला उठी। क्षण भर के लिए बिहारी का चेहरा सुर्ख हो उठा, किंतु दूसरे ही क्षण उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये खूब रहा, मेरी पारी आती है तो दूसरों पर टाल दी जाती है, और महेन भैया के साथ हाथों हाथ नकद कारोबार। क्यों? विनोदनी समझ गई कि बिहारी सब मिट्टी करने ही आया है और सोचने लगी, बिहारी के सामने हमेशा सशस्त्र ही रहना होगा। महेंद्र को भी झुंझलाहट आ गई। उसका ख्याल है कि खुलासा बातों से कवित्व का माधुर्य ही नष्ट हो जाता है। उसने जरा कुछ तीव्र स्वर में ही कहा, बिहारी, तुम्हारे महेन भैया और किसी कारोबार में नहीं पड़ते, जो उनके हाथ में है उसी में वे संतुष्ट हैं। बिहारी ने कहा, हो सकता है वे अपने आप न पढ़ते हों, किंतु भाग्य में लिखा रहता है तो कारोबार की लहर बाहर से आकर भी लगती है। विनोदनी कह उठी, फिलहाल आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं, फिर आपकी लहर किधर से आ रही है? इतना कहकर उसने कटाक्ष के साथ हंसकर आशा की बाह मसक दी। आशा झुंझलाकर उठ के चल दी। बिहारी पराजित होकर मारे क्रोध के चुप रह गया, और ज्यों ही वो उठ जाने को उद्यत हुआ, विनोदनी चट से कह बैठी, हताश होकर न जाइए बिहारी बाबू, मैं किरकिरी को अभी भेजे देती हूं। विनोदनी के चले जाते ही सभा भंग के क्षोभ से महेंद्र भीतर ही भीतर बहुत झुंझला उठा, और उसका अप्रसन्न चेहरा देखकर बिहारी का रुका हुआ आवेग उच्छ्वसित हो उठा। उसने कहा, महेन भैया, तुम अपना सर्वनाश करना चाहो करो, तुम्हारी हमेशा की आदत पड़ी हुई है, किंतु जो सरल हृदय साध्वी तुम पर एकांत विश्वास के साथ निर्भर है, उसका सर्वनाश मत करो। अब भी मैं कहता हूं, उसका सर्वनाश मत करो। कहते कहते बिहारी का कंठ रुक आया। महेंद्र भीतरी क्रोध को रोकता हुआ बोला, सुनो बिहारी, तुम्हारी ये सब बातें मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। पहेलियां छोड़कर तुम साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? बिहारी ने कहा, साफ साफ ही कहूंगा। विनोदनी तुम्हें जानबूझकर अधर्म की ओर खींच रही है, और तुम बिना सोचे समझे मूढ़ की तरह उधर पैर बढ़ाते चले जा रहे हो। महेंद्र गरज उठा, बिल्कुल झूठ बात है। तुम अगर किसी भले घर की बहू बेटी को इस तरह संदेह की दृष्टि से देखते हो तो अंतःपुर में तुम्हारा आना ही उचित नहीं। इतने में एक थाली में कई तरह की मिठाइयां लिए मुस्कुराती हुई विनोदनी ने प्रवेश किया और थाली बिहारी के सामने रख दी। बिहारी कह उठा, ये क्या, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। विनोदनी ने कहा, यह कैसे हो सकता है, आपको जरा मुंह मीठा करके ही जाना होगा। बिहारी ने हंसते हुए कहा, मेरी दरखास्त मंजूर हो गई मालूम होता है, समादर शुरू हो गया।
विनोदनी बहुत ही दबी हंसी हंसकर बोली, आप जबकि देवर ठहरे तो नाते का जोर तो है ही। जहां जोर चल सकता है वहां भिक्षा मांगने की क्या जरूरत। आप तो आदर लाड़ छीन के भी ले सकते हैं। क्यों महेंद्र बाबू, ठीक है ना? महेंद्र बाबू के मुंह से तब मारे क्रोध के बात ही नहीं निकल रही थी। विनोदनी बोली, क्यों बिहारी बाबू, आप शर्मा कर नहीं खा रहे हैं या गुस्से में? और किसी को बुलाना पड़ेगा क्या? बिहारी ने कहा, कोई जरूरत नहीं, जो मिला है मुझे मेरे लिए वही काफी है। विनोदनी ने कहा, फिर मजाक? मजाक में तो आपसे जीतना ही मुश्किल है। मिठाई देने पर भी मुंह बंद नहीं होता। रात को आशा ने महेंद्र के आगे बिहारी के प्रति अपनी नाराजगी प्रकट की और महेंद्र ने और दिन की तरह उसे हंसी में उड़ा नहीं दिया, उसमें पूरी तरह भाग लिया। सवेरे उठते ही महेंद्र बिहारी के घर पहुंचा। बोला, बिहारी, 1000 हो, पर विनोदनी अपने घर की स्त्री नहीं। तुम सामने पढ़ते हो तो उसे कुछ बुरा सा लगता है। बिहारी ने कहा, अच्छा ये बात है क्या? तब तो मैंने अच्छा नहीं किया। उन्हें अगर आपत्ति है तो मुझे क्या गरज अटकी है कि मैं उनके सामने जाऊं? महेंद्र निश्चिंत हुआ। इतनी आसानी से इतना अप्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। बिहारी से महेंद्र डरता है। उसी दिन बिहारी महेंद्र के अंतःपुर में जाकर विनोदनी से कहने लगा, विनोदा भाभी, मुझे क्षमा कीजिएगा। विनोदनी बोली, क्यों बिहारी बाबू, आज क्या बात है? बिहारी ने कहा, महेंद्र से सुना है कि अंतःपुर में आकर मैं आपके सामने आता हूं, इससे आप नाराज होती हैं। इसी से क्षमा मांगकर मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। विनोदनी ने कहा, भला ये कैसे हो सकता है बिहारी बाबू? मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगी। मेरे लिए क्यों आप विदा लेने लगे? अगर मैं ये जानती कि यहां आने से इतना बखेड़ा उठ खड़ा होगा तो आती ही नहीं। कहते कहते विनोदनी का मुंह उतर गया और वो आंसू रोकने के लिए तुरंत वहां से चली गई। बिहारी क्षण भर के लिए सोचकर दुखित हुआ कि झूठा संदेह करके मैंने विनोदनी को व्यर्थ ही चोट पहुंचाई। उस दिन शाम को राजलक्ष्मी विपदा की मारी सी आकर बेटे से बोली, महेन, विपिन की बहू तो देश जाने के लिए जिद कर रही है। महेंद्र ने कहा, क्यों मां, यहां उन्हें क्या कोई तकलीफ है? राजलक्ष्मी ने कहा, तकलीफ कुछ नहीं, उसका कहना है ऐसी उम्र में विधवा बहू बेटी का पराये घर ज्यादा दिन टिका रहना ठीक नहीं, लोक निंदा का डर है। महेंद्र ने क्षुब्ध होकर कहा, अब ये पराया घर हो गया? बिहारी वहीं बैठा था। महेंद्र ने उसकी तरफ तिरस्कार की दृष्टि से देखा और चुप हो रहा। अनुतप्त बिहारी सोचने लगा, कल की मेरी बातचीत में शायद कुछ निंदा का आभास था। विनोदनी को शायद उसी से चोट पहुंची होगी। पति पत्नी दोनों के दोनों विनोदनी से रूठ गए। एक ने कहा, हमें गैर समझती हो बहन। दूसरे ने कहा, अब ये पराया घर हो गया। विनोदनी ने कहा, मुझे क्या तुम लोग हमेशा ही बांध रखोगे? महेंद्र ने कहा, इतना हम में दम कहाँ? आशा ने कहा, जाना ही था तो इस तरह हम लोगों से मोह क्यों जोड़ा था? भाई ली इसलिए बनी थी क्या? उस दिन भी कुछ निर्णय नहीं हुआ। विनोदनी ने कहा, नहीं बहन, जरूरत नहीं, 2 दिन के लिए ममता ना बढ़ाना ही अच्छा है। कहते हुए उसने व्याकुल दृष्टि से एक बार महेंद्र के मुंह की ओर देख लिया। दूसरे दिन बिहारी ने आकर कहा, विनोदा भाभी, जाने की बात क्यों सोच रही हो? कोई कसूर बन पड़ा है क्या, उसी का दंड दे रही हो? विनोदनी ने मुंह फेर कर कहा, कसूर आप क्यों करने लगे? कसूर तो मेरी तकदीर का है। बिहारी ने कहा, अगर आप चली जाएंगी तो मुझे बराबर यही ख्याल आता रहेगा कि आप मुझ ही पर नाराज होकर चली गई हैं। विनोदनी ने अपनी करुण दृष्टि से विनती सी प्रकट करते हुए बिहारी के मुंह की तरफ देखकर कहा, मेरा रहना क्या उचित है, आप ही बताइए ना। बिहारी बड़े असमंजस में पड़ गया। ये वो कैसे कहे कि रहना उचित है? उसने कहा, आखिर जाना तो आपको पड़ेगा ही। मेरा कहना था कि कुछ दिन और रह जाएं तो हर्ज क्या है? विनोदनी ने आंखें नीची करके कहा, आप सबके सब मुझसे रहने को कह रहे हैं। आप लोगों की बात टालना भी तो मेरे लिए कठिन है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। कहते कहते उसके घने लंबे पलकों के भीतर से आंसू की मोटी मोटी बूंद बड़ी तेजी से ढलकने लगी। बिहारी इस नीरव अश्रु प्रवाह से व्याकुल हो उठा। बोला, कुछ ही दिनों में आपने अपने गुणों से सबको वश में कर लिया है, इसी से आपको कोई छोड़ना नहीं चाहता। कुछ ख्याल न कीजिएगा,
भला आप जैसी लक्ष्मी की प्रतिमा को अपनी इच्छा से कौन विदा कर सकता है। आशा एक कोने में घूंघट काढ़े बैठी थी। वो आंचल से बार बार अपनी आंखें पोंछने लगी। इसके बाद फिर विनोदिनी ने जाने की बात नहीं चलाई। अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 16 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।